Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Hafiz Mohammed Veskarni and you are watching my YouTube channel that is Free Learning for All Exams. Today we are going to learn another important psychologist of Humanistic School of Psychology and that is Abraham Maslow. अब्राहम मॉस्लो ने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर और उसके बाद इस स्कूल ऑफ थॉट का एक मेजर इन्फ्लुएंस रहा है. सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स देन यू कैन कांटेक्ट मी. और चलिए जी आज हम चलते हैं अब्राहम मॉस्लो की थ्योरी की तरफ. तो सबसे पहले अब्राहम मॉस्लो का हमें पता चल जाए. ही वाज एन अमेरिकन, गैव अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो मोटिवेशन के ऊपर थ्योरी दी थी, डिफरेंट लिटरेचर्स के ऊपर और डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको इनकी थ्योरी के अलग अलग नाम मिलते रहेंगे. कहीं पे इसे हायरार्की, नीड्स ऑफ हायरार्की कहा जाएगा, कहीं पे स्टेज डेवलपमेंट्स कहा जाएगा, बट एक्चुअली इट इज़ अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ये किस चीज़ के बाद वजूद में आई, अब्राहम मास्लो को किस चीज़ ने जो है मजबूर किया या फोर्स किया कि वो एक अपनी थ्योरी दें. एक था पेसिमिस्टिक अप्रोच और दूसरा था नेगेटिवली ओरिएंटेड. इससे पहले जितने भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थे वो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर थे, नेगेटिव ओरिएंटेड के ऊपर थे. इंसान को जो है वो पेसिमिस्टिक अप्रोच के लेंस से देखते थे, बट अब्राहम मास्लो ने कहा कि नहीं, इंसान जो है वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रहा है और सारी चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक होती हैं. इंसान की गुडविल के ऊपर बात की गई, फ्री विल के ऊपर बात की गई, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्कस किया था. तो ये वो सेम ही चीज़ें हैं. अब हम की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं. एक बात ये है कि इब्राहिम मास्लो की ये जो थ्योरी है, ये पढ़ाई बहुत अलग-अलग डिसिप्लिन्स में जाती है. चाहे आप बिज़नेस पढ़ रहे हों, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हों, चाहे आप एजुकेशन पढ़ रहे हों, इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत वसी है. ठीक है? इट मीन्स कि जनरलाइज़ेशन जो है इस थ्योरी की बहुत है और वो बहुत अलग-अलग जगहों के ऊपर इस्तेमाल होती है. अब देखना ये है कि आप इस थ्योरी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं. और अब हम इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल फोकस करूँगा कि हाउ वी कैन अप्लाई द थ्योरी ऑफ अब्राहम मास्लो इन आवर स्कूल सेटिंग्स. तो अभी हम इसके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग के ऊपर बात करता है. उसके बाद ये बताता है कि जी जो एनवायरनमेंट के अंदर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो होता है, वो इंसान को क्या करता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है जी. उसके अंदर एक कमी जो होती है ना, महरूमी, उसकी जो फीलिंग्स जब आती हैं तो वो इंसान को अंदर से क्या करती है, तबाह कर देती है. इंसान की जो नीड्स हैं वो लो लेवल्स की भी होती हैं, हाई लेवल्स की भी होती हैं. तो नीड्स की भी अलग-अलग जो हैं टाइप्स होती हैं, जिसकी बारे में बात की गई है इस थ्योरी के अंदर. पॉजिटिव नीड्स जो हैं वो काफ़ी दफ़ा न्यूट्रल हो जाती हैं वर्स्ट केसेस के अंदर. मतलब इस तरह के केसेस हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, तो उसके अंदर आपकी जो नीड्स हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती हैं. ह्यूमन बिहेवियर डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू नीड्स, बट वी विल बी रॉन्ग इन सेइंग दैट ऑल आवर नीड्स आर ओनली फिजियोलॉजिकल इन नीड्स. देखिए जी, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है किसके ऊपर, नीड्स के ऊपर. मगर ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि इंसान की जो सारी नीड्स हैं वो क्या हैं, फिजियोलॉजिकल हैं नेचर के अंदर. नीड्स जो हैं एक्चुअली यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है ह्यूमन एक्शंस की. तो ह्यूमन जो एक्शंस हैं वो किस तरह होते हैं, ह्यूमन एक्शंस आपके होते हैं नीड्स के ऊपर. अगर नीड्स है आपको किसी ज़रूरत की तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप ये एक्शंस लें. जैसा कि अगर एक इंसान को कहा जाए कि ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको आपने तोड़ना है, तो ये क्या है अब उसको, और उससे आपको क्या मिलेगा, आपको डेली वेजेस मिलेंगे, एक मज़दूर है. ठीक है जी. तो अब वो जो डेली वेजेस हैं वो उसकी नीड है. ठीक है. उस नीड के लिए वो होगा मोटिवेट कि वो इस पूरे पहाड़ को तोड़ेगा और उसके लिए वो एक्शंस लेगा.
तो पहाड़ है तो उस तरह के उसके एक्शंस होंगे। अब फ़र्क ये है कि उसकी नीड कितनी है, जितनी उसको शिद्दत से जिस चीज़ की नीड होगी, उस शिद्दत से उसके एक्शंस होंगे। तो ये रिलेशनशिप जो है बिटवीन नीड्स एंड ह्यूमन एक्शंस, उसके बारे में बात की गई है अब्राहम मास्लो ने अपनी थ्योरी के अंदर। अच्छा जी। ये जो है बेसिकली जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसको स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है? जो अब्राहम मास्लो की थ्योरी है, इसको स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। इसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। जो इंसान की नीड्स हैं वो लोअर और प्राइमरी और बेसिक लेवल्स की होती हैं, आप इसको कोई भी नाम दे दें। जो भी ये नीड्स होती हैं वो फिज़ियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, और एक होती है हाईएस्ट ऑर्डर नीड, वो होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड्स। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन होती क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि इंसान ग्रो कर जाता है जितना उसके अंदर पोटेंशियल होता है। मतलब ह्यूमन बीइंग्स ऑप्टिमम लेवल तक ग्रो कर जाते हैं, जितनी उनके अंदर पोटेंशियल होता है, अपना सारा पोटेंशियल वो यूज़ कर लेते हैं। इसे कहते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। अब जी ये हमारे पास एक पूरी की पूरी हायरार्की आ चुकी है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की। अब हम इसको डिफरेंट एंगल से स्टडी करेंगे, और इसके ऊपर हम मेजर अपना जो वीडियो का पोर्शन है वो इसके ऊपर ही रहेगा। अब सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये पिरामिड है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का जो अब्राहम मास्लो ने दी। इसके अंदर मेजर जो है वो कितनी नीड्स हैं, तो मेजर इसके अंदर 3 नीड्स हैं। एक है बेसिक नीड, दूसरी है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और तीसरी है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। इसके अंदर टोटल स्टेजेस कितने हैं, तो देयर आर 5 स्टेजेस एंड 3 टाइप्स ऑफ नीड्स। तो सबसे पहले हम नीड्स को स्टडी करते हैं। अब बेसिक नीड्स हैं, ठीक है? बेसिक नीड्स के अंदर आपके पास फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स आती हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर बिलोंगिंगनेस और एस्टीम आती है। तीसरी नीड है सेल्फ फुलफिलमेंट, और वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप एक स्टेज को छोड़ के दूसरे स्टेज की तरफ चले जाएं, ठीक है? अगर एक इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द अब्राहम मास्लो, ठीक है, ये मैं अब्राहम मास्लो के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। आपका बिलीफ क्या है वो एक अलग टॉपिक है, बट मैं फ़िलहाल ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिक नीड्स जो है, बेसिक नीड्स के बाद आप सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स की तरफ नहीं जा सकते। आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी होंगी। तो सबसे पहले आपकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, बेसिक नीड्स के बाद आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी, और उसके बाद फिर आप सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड्स को पूरा करेंगे। अगर आप बेसिक नीड्स को छोड़ देते हैं और आप कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स से ही मैं स्टार्ट करूँ और सेल्फ फुलफिलमेंट थ्योरी की तरफ जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अब्राहम मास्लो के नज़दीक। अब्राहम मास्लो कहते हैं कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आप बेसिक नीड्स से एकदम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स की तरफ चले जाएँ। आपको ये नीड्स को जो है ऑर्डर वाइज़ जो है फुलफिल करना है, देन यू आर एप्लीकेबल टू रीच द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल, ठीक है जी। अब हम इसको हर जो हमारी नीड्स है उसके अंदर जो स्टेजेस हैं उसको जो है कवर करते हैं। सबसे पहले तो हमारी है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स के अंदर हमारे पास 2 स्टेजेस आते हैं। तो पहला हमारे पास जो बेसिक सा स्टेज है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है कि इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक इंसान को सबसे पहले फूड की ज़रूरत पड़ती है, इसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसको वार्मथ की ज़रूरत पड़ती है, इसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना इन 4 नीड्स के इंसान जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल कंपल्सरी हैं, ठीक है? ये एनी हाउ हमने जो है फुलफ़िल करनी ही करनी है। जब ये इंसान की चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं, तो वो एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जाता है। जो नेक्स्ट लेवल क्या है? वो नेक्स्ट लेवल है सेफ्टी नीड्स, ठीक है? सेफ्टी नीड्स के अंदर उसे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है कि उसको उसकी जान जो है बचानी है। उसको सिक्योरिटी चाहिए कि उसको ये ख़तरा ना हो कि मुझे कोई भी शख़्स नुकसान पहुँचा सकता है, या ये चीज़ से मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। तो उसको सेफ्टी नीड्स की ज़रूरत है। सेफ्टी मेजर्स वो लेगा, क्योंकि जैसा कि एक
करंट की तार है और अगर वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लेता तो क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो सेफ्टी मेजर्स लाज़मी तौर पे लेता है। अगर कोई एक शख्स है उसको दूसरे लोगों से ख़तरा है तो वो क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो बढ़ा देगा, गार्ड्स, सिक्योरिटी कैमरास और इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करेगा। तो जब इंसान की ये नीड्स पूरी होंगी तो फिर वो जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स की तरफ। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन चल रही होगी कि एक ये रही फिजियोलॉजिकल नीड्स और एक ये रही फिजियोलॉजिकल नीड्स, इन दोनों में फ़र्क है तो है क्या? देखिए जी, ये है स्टेज और ये है फिजियोलॉजिकल नीड्स की एक टाइप, ठीक है? तो ये स्टेज है। अब ये फिजियोलॉजिकल नीड का जो स्टेज है वो बेसिक नीड की तरफ बेसिक नीड्स में आता है, ठीक है जी? अब जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं उसके अंदर 2 अलग-अलग स्टेजेस आते हैं। एक है हमारे पास बिलॉन्गिंगनेस, लव नीड्स और दूसरा है एस्टीम नीड्स। तो अब हम इसको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। जी, बिलॉन्गिंगनेस और जो लव नीड्स है उसके अंदर आपको रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है। रिलेशनशिप का मतलब आपकी फैमिली का रिलेशनशिप हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी कम्युनिटी का रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये आपकी फिज़ियोलॉजिकल नीड है। अगर आपको लव और बिलॉन्गिंगनेस नहीं मिलता तो आप बहुत सारे जो है इश्यूज़ फेस कर सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद है आपके पास एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स क्या होती हैं? जब आपकी बिलॉन्गिंगनेस और आपका एक सर्किल बन चुका होता है तो फिर आपको ज़रूरत होती है कि आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो पूरी करें। वो पूरी करने के जो है सेंस के अंदर आप कोई भी काम अपना पूरा कर सकते हैं, आपको रिवॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, आपको अवार्ड की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे या आप कोई एक जो आपका प्रोजेक्ट्स होता है या जिस काम के अंदर आप होते हैं, जो भी आपकी फ़ील्ड है उसके अंदर आप एक जो है हायर लेवल अचीव कर लेते हैं। तो ये हैं आपकी फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स। जब आपकी फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो फिर आप जाते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ। तो सेल्फ फुलफिलमेंट के अंदर जो है फिर आपकी होती है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन होती क्या है? मिसाल के तौर पे एक इंसान है उसके अंदर 100% पोटेंशियल है, ठीक है? बट वो जो है उसका इस्तेमाल करता है 5%, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नहीं है। अगर वो उस पोटेंशियल का 50% इस्तेमाल करता है तो ये भी सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नहीं है। उस शख्स को अपनी जो भी पोटेंशियल है उसका 100 ऑन 100 इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपकी होगी सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। इंसान के अंदर जितना भी पोटेंशियल है, जितनी भी क्रिएटिविटी है, वो जब निकल के बाहर आएगी, तो फिर आप उसे कहेंगे कि एक शख्स जो है, वो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की तरफ आ चुका है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताने की ज़रूरत है। देखिए जी, ये जो 2 लेवल्स हैं, फिज़ियोलॉजिकल नीड्स और बेसिक नीड्स, तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है और इस लेवल के ऊपर आपको एक अलग मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारे पास मोटिवेशन होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। एक होती है हमारे पास इंट्रिंसिक, ठीक है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो आपको बेसिक नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, अगर वो बिज़नेस करता है, कोई भी काम करता है, उसको जो है इनकम नहीं होती, उसको प्रॉफ़िट नहीं बचता, तो इट मीन्स उसको अवार्ड नहीं मिल रहा। तो पैसा कमाने के लिए भी जो पैसा होता है, वो उसकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। पैसा नहीं मिलेगा, तो वो बिज़नेस नहीं करेगा। तो अगर एक इंसान की फिज़ियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही तो क्यों, अगर नहीं हो रही तो उसको एक
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो ये जो दोनों नीड्स हैं, जो है हमारी बेसिक नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स, इनको पूरा करने के लिए हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब इंसान को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिल जाता है तो फिर वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ चला जाता है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर आप जो हैं दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको अच्छा कहते हैं, आपको अच्छा नहीं कहते, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपने काफ़ी लोगों को देखा है कामयाब होते हुए कि वो अपना एक मिशन बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उनको क्या कहती है, क्या समझती है। तो सेल्फ फुलफिलमेंट के ऊपर आपके पास जो हैं बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ भी हैं, जैसा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और जी अगर हम शाह वलीउल्लाह की बात करें, सर सैयद अहमद की बात करें, नेहरू की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या थे, ये इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज के ऊपर थे। ये इस स्टेज के ऊपर थे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था लोग क्या कहते हैं। जितनी भी चैलेंजेस आते हैं वो उनको फुलफ़िल करते थे, उनसे वो मीट करते थे, उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस निकालते थे और जो है मेहनत के अंदर लगे रहते थे। तो इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। तो जी ये तो हो गई हमारी सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की थ्योरी, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की। बट अगर यही थ्योरी आप क्लासरूम के अंदर किस तरह अप्लाई करेंगे, ठीक है? अब हम इसको एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर देखते हैं। यही सेम थ्योरी, हाउ अ टीचर कैन अप्लाई दिस थ्योरी इन हिज स्कूल सेटिंग्स और इन हिज क्लासरूम। तो अब हम देखते हैं, देखिए अगर बच्चा आपके क्लास के अंदर आया है और वो कंटिन्यूअसली जो है एक्टिव है, मगर एक दिन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाबात नहीं दे रहा, तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चेक करे कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसको घर पे खाना ना मिला हो, खाना नहीं मिला तो उसका एनर्जी उसमें नहीं आएगी। अगर एक बच्चा है उसको पानी बिल्कुल साफ़ नहीं मिलता, तो उसके पेट में दर्द होगा, उसके पेट में दर्द होगा तो वो क्लास में किस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। जैसा कि आजकल बच्चे जो हैं रात तक जो है गेम्स खेलते रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं, या जी बहुत सारी एप्लीकेशंस है उसके अंदर अपना टाइम जो है सर्व करते हैं, मतलब उधर लगे रहते हैं। तो अगर उनका रेस्ट कंप्लीट नहीं होगा तो वो किस तरह क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो टीचर को जो है ये लाज़मी तौर पे ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि स्टूडेंट्स की फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स पूरी हों। अब आप कहेंगे कि टीचर्स किस तरह ये नीड्स को पूरा कर सकता है? जो हमारे पास एक मुल्क है, अ, नॉर्थर्न साइड के ऊपर है, नॉर्थ पोल के पास आता है फ़िनलैंड, ठीक है? फ़िनलैंड के अंदर क्या करते हैं, वो बच्चों को हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट देते हैं। अगर स्कूल के अंदर कैंटीन है, तो कैंटीन के अंदर जैसे बच्चे खाना-पीना करते हैं, आते ही वो अनहेल्दी फूड्स ले रहे होते हैं, तो उनकी कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स के ऊपर जो फूड पड़ा हुआ है, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो जैसे चूरन टाइप, पापड़, इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं, बच्चों का जो मेंटल लेवल है उसके लिए जो है बिल्कुल नुकसानदेह हैं। और उसके साथ-साथ जो है कैंटीन के ऊपर उस तरह की चीज़ें हों जो हेल्दी हों, और जो है जो हमारे पास फ़िनलैंड है, वहाँ पे बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट दिया जाता है, हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट दिया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल जो है एक्टिव होके क्लास में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद है हमारे पास सेफ्टी नीड्स, ठीक है जी? तो सेफ्टी नीड्स हम किस तरह
पूरा करेंगे। देखें, अगर क्लास के अंदर एक टीचर सेफ्टी नीड्स पूरी नहीं करता, लेट्स सपोज़ मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएँगे। देखिए जी, क्लासरूम के अंदर अगर टीचर बैठा हुआ है और क्लास की हालत जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है, क्लास की छत जो है वो बिल्कुल डैमेज है और वो कभी भी गिर सकती है। तो अब टीचर ने ज़बरदस्ती बच्चों को क्लास में बिठाया हुआ है और पढ़ा रहा है। तो क्या होगा, बच्चे जो हैं उनका ध्यान बार-बार उसी छत की तरफ जाएगा कि कहीं ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करें। अच्छा, सेफ्टी की दूसरी एग्ज़ाम्पल ये भी होती है कि बच्चा क्लासरूम के अंदर है और वो जो है मतलब अगर कोई दूसरा बच्चा उसको तंग करता है और वो आके टीचर को बताता है कि फलाने यहाँ जो बच्चा है मेरा क्लास फ़ेलो मुझे तंग कर रहा है। तो अगर टीचर उसको ही डाँट-डपट करके बिठा देगा, तो किस तरह वो बच्चा जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी को जो है रियलाइज़ करेगा। जब वो सेफ्टी को रियलाइज़ नहीं करेगा तो उसकी लर्निंग के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जी, उसके साथ अब हम तीसरी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अगर जैसा मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं एक दफ़ा क्लास के अंदर पढ़ा रहा था, तो एक शहद की मक्खी और उसके साथ एक काला किस्म का एक बड़ा-सा मच्छर होता है। उसने क्या किया, क्लास के अंदर एंट्री की। जैसे ही उसने क्लास के अंदर एंट्री की और मैं जो हूँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा था, बट क्या हुआ, बच्चों का सारा जो है वो अटेंशन है, वो उस चीज़ की तरफ चली गई। जब उस चीज़ की तरफ वो सारी अटेंशन चली गई, तो बच्चों ने मेरे ऊपर फ़ोकस देना कम कर दिया। तो मुझे फिर उस दिन ये इस बात की रियलाइज़ेशन हुई कि मैंने क्लासरूम के जो इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हैं, उसका एनवायरनमेंट भी साफ़ रखना है। खिड़कियों के अंदर जो है एक बारीक किस्म की जाली लगानी है, जिससे जो है कोई बाहर के अंदर कीड़े-मकोड़े या इस तरह का जो मच्छर है वो ना आए, जिससे स्टूडेंट जो हैं वो सेफ्टी फ़ील करें। तो ये वाली चीज़ें आपको अपनी क्लासरूम के अंदर लाज़मी तौर पे जो है मुमकिन बनाना है कि आप इसको इन नीड्स को पूरा कर सकें। अच्छा जी, इसी तरह ही सेफ्टी नीड्स के ऊपर एक टीचर का ये एक स्टूडेंट का ये अपने टीचर के ऊपर बिलीफ हो कि अगर मुझे इंटरनल कोई इश्यू होगा, तो टीचर मुझे नीड्स जो है पूरी करेगा। अगर मुझे एक्सटर्नल इश्यू होगा, क्लास से बाहर कोई इश्यू होगा, तो वो भी जो है मुझे टीचर जो है उसमें हेल्प आउट करेगा। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, जब अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, जब टीचर का बिहेवियर जो होगा वो बिल्कुल फ्रेंडली होगा। अगर टीचर का बिहेवियर अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली नहीं होगा, तो जो स्टूडेंट्स है वो अपनी प्रॉब्लम टीचर के साथ कभी भी डिस्कस नहीं करेगा। ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है और यही चीज़ जो है पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखे। अगर वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच्चा जो है बच सकता है, चाहे वो किसी लेवल पे भी प्रॉब्लम हो। और इसी तरह ही टीचर का भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है कि वो जो है अपने स्टूडेंट्स की नीड को समझे और उसके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखे, ताकि जो बच्चा है वो खुशी-खुशी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपने टीचर के साथ शेयर करे, उसे इस चीज़ का डर ना हो। डर कब नहीं होगा, जब उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाएँगी। सब सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाएँगी तो वो उसके साथ किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, तो वो अपने टीचर्स के साथ जो है शेयर करेगा। ठीक है जी? अच्छा जी। तो इसके साथ जो बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे घर से लेके स्कूल आने तक भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो
टीचर्स को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखे ताकि वो सारी प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व कर सके। और क्लासरूम के अंदर अगर बच्चे को कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो वो उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे ताकि बच्चा ईज़िली टीचर्स के साथ आके डिस्कस करे। जब वो टीचर्स के साथ आके डिस्कस करेगा तो जो टीचर है वो उसको हेल्प आउट करेगा कि आपने किस तरह जो है इस टॉपिक को पढ़ना है, किस तरह इस टॉपिक को स्टडी करना है। तो ये एक मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब क्या होता है कि बच्चे को एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आए, कि वो कोई ना कोई चीज़ जो है उसको मिले ताकि उसके जो है मोटिवेशन बनी रहे, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो आपको मिलता रहे तो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, आप वो काम करते रहते हैं। जो बिहेवियरिज्म के अंदर हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो अब ये डेवलपमेंट है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, तो वही सारे स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं अब यहाँ पे भी चल रहे हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, आपको रिलेट करके दिखाता हूँ कि पिछली जो नॉलेज है वो किस तरह आपको आने वाले टॉपिक्स के अंदर हेल्प आउट करती है। तो जी, जो हमारे पास एस्टीम नीड्स हैं, एस्टीम नीड्स के अंदर जैसे बच्चा जो है अगर पोज़ीशन लेता है तो हम उसको जो है अवार्ड देते हैं, मनी प्राइज़ देते हैं या यूनिफ़ॉर्म का प्राइज़ दे देते हैं, या उसको जो है फिर कॉपीज़ लेके दे देते हैं। तो ये एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है कि बच्चा जब भी उन चीज़ों को देखता है तो कहता है कि ये मेरी जो है, मैंने ये चीज़ जीती है और ये मेरी क्या है, ये मेरा अवार्ड है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं क्लासरूम के अंदर बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बच्चों के अंदर हिडन टैलेंट होता है, बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट होता है, और वो जो बात है वो नेक्स्ट जो हमारा लेवल है उसके साथ रिलेट करेगी। अगर टीचर जो है बिल्कुल फ्रेंडली है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, दूसरे बच्चे जो हैं उससे जो है मोटिवेटेड रहते हैं, तो वो टीचर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जैसा कि मैं जो है अपने स्कूल में पढ़ाता था, अब अगर मेरी क्लास का बच्चा नहीं, दूसरी क्लास का बच्चा, वो मुझसे बहुत मोटिवेटेड था। मुझे मेरी हर जो है एक्टिविटी के ऊपर उसकी नज़र होती थी। बट उसके अंदर एक हिडन टैलेंट था, और वो हिडन टैलेंट क्या था? वो हिडन टैलेंट था कि उसके अंदर स्केचिंग के जो हैं, जो स्केच बनाया जाता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है स्किल्स थे। और उसने एक दिन जो है, मुझे पता भी नहीं था, मेरी जो फ़ेसबुक पेज के ऊपर डीपी लगी हुई है, वो डीपी का बहुत अच्छा स्केच बनाया। मुझे ऐसे ही किसी दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि सर आपका ये जो तस्वीर जो है वो फलाने स्टूडेंट ने बनाई हुई है। तो जब मैं उसके पास गया, उसका नाम अब्बास था, ठीक है? स्टूडेंट का नाम ही मुझे याद है, अब्बास, ठीक है? अब ये मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। तो क्या है, जब मैंने उसका स्केच देखा, स्केच देख के मैंने उसको जो है शाबाशी दी और उससे पूछा कि ये टैलेंट आप में कहाँ से आया? कैसे आपको इंटरेस्ट मिला? कैसे आप मोटिवेट हुए? मतलब मैंने उसको उसका जो एरिया था, इसका जो स्किल्स था उसके अंदर मोटिवेट किया। अब जब मोटिवेट किया उसके बाद फिर मैंने उसको अवार्ड भी दिया, मैंने असेंबली के अंदर उसको हाइलाइट भी किया। और जब भी अब स्कूल के अंदर किसी भी किस्म का पेंटिंग का कंपटीशन होता है या ड्राइंग की बात होती है, तो मैं उस बच्चे को हमेशा के तौर पे आगे लाता हूँ। अब ये हो क्या रहा है, ये उसकी जो क्रिएटिविटी है वो निकल के सामने आ रही है, जब उसकी ये वाली जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। ठीक है जी? तो आप कोई भी चीज़ पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद उसको इस तरह अपनी फ़ील्ड के अंदर अप्लाई करके देखें। जब आप इस तरह की थ्योरीज़ को अपनी फ़ील्ड के अंदर अप्लाई करना शुरू हो गए, तो दैट इज़ योर सक्सेस, ये आपकी सक्सेस है, और ये आपकी टोटल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस टॉपिक के ऊपर, और कभी भी आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। तो लास्ट के अंदर है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उस बच्चे की सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन कर दी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, ठीक है? बट मैं ये कह सकता हूँ कि उसके अंदर जो पोटेंशियल था, जो क्रिएटिविटी थी, मैंने वो हाइलाइट कर दी और बच्चे को
एक अननोइंगली मैंने ये बता दिया कि अगर आपके अंदर जो एक टैलेंट है वो पेंटिंग का टैलेंट है, स्केचिंग का टैलेंट है, आप इस टैलेंट के थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। जब वो बच्चा आगे पढ़ेगा इसी तरह ही उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता रहेगा और स्कूल के अंदर तो वो बच्चा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चला जाएगा। बट हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ऐसा बहुत कम होता है, तो इस वजह से बच्चे जो हैं हमारे टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर जो है टैलेंट होता है, स्किल्स होते हैं, बट वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ सिर्फ इस वजह से नहीं पहुंच पाते हैं। तो जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। हमने बहुत अच्छे तरीके से पिरामिड ऑफ अब्राहम मास्लो को स्टडी किया। होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी on my WhatsApp number, or inshallah ta'ala I will respond you all your queries, all your questions if you have. So categories of need, अब्राहम मास्लो की टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं, एक है मेटा नीड्स और एक है डिफिशिएंसी नीड्स। अब वो जो नीचे हमने बेसिक नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स पढ़ी हैं, तो अब्राहम मास्लो कहता है कि इंसान को सबसे पहले ये नीड्स पूरी करनी चाहिए और इन्हें वो कहते हैं डिफिशिएंसी नीड्स। जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर इंसान की होती है मेटा नीड्स। अब हमने मेटा फिजिक्स पढ़ी थी ना पीछे, जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ था इस लेक्चर सीरीज का, तो मेटाफिजिक्स इज अ मेजर ब्रांच ऑफ फिलोसफी, तो विच इज़ बियॉन्ड द रियलिटी, मतलब वो चीज़ें या बियॉन्ड द रियलिटी या बियॉन्ड द फिज़िक्स, तो वो चीज़ें जो आपके टच में नहीं हैं उसमें जब आप जाते हैं तो वो आपकी नीड्स आती है मेटा नीड्स। अब वो दिखती नहीं हैं किसी को, तो इस वजह से हम कहते हैं बियॉन्ड द फिजिक्स। ठीक है जी। तो वो नीड्स जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं और फिर आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। अब हम जी 5 स्टेजेस को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि अगर कोई भी स्टेज आपका पूरा नहीं होता तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसे हम पैथोलॉजिकल एसोसिएशन कहते हैं। तो अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स है तो वो इंसान की जो है फूड के ज़रिए पूरी होती है, रेस्ट के ज़रिए पूरी होती है। अगर ये चीज़ नहीं होगी या बंदा नहीं होगी तो उसको एनोरेक्सिया हो जाएगा। मतलब अगर आपकी जो फिज़िकल फ़िटनेस है उसके अंदर ही बहुत सारे इश्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपके साथ एक अलग मसले हो जाएँगे। तो यहाँ पे भी ये हमें बात बताई गई है कि आपने अपनी लाइफ को बैलेंस रख के चलना है। आपने अपने क्लासरूम के अंदर बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली भी नहीं होना कि वो आपकी रिस्पेक्ट करना भूल जाए। मतलब बैलेंस आपने हर जगह के ऊपर रखना है, जो कि नीड ऑफ टाइम है। ये बात जो है अब्राहम मास्लो करते हैं और ये जो एक हल्की सी कंटूर लाइन है ना जो आपने रखनी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है और वो बैलेंस की होती है। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे सेफ्टी नीड्स इंसान किस तरह पूरी कर सकता है, प्रोफेशनल जॉब्स। अगर उसको जॉब नहीं मिलती तो उसकी नीड्स पूरी नहीं होती। ठीक है। और इसी तरह ही कुछ इंसान की सिक्योरिटी नीड्स होती हैं, जैसे कोई एक स्टोरी होती है बचपन के अंदर जो बच्चे ने सुनी हुई होती है और जब बड़ा वो होता है तो वही स्टोरी उसके दिमाग में होती है और वो उसका फ़ोबिया बन जाता है। इंसान को जिस चीज़ से भी वो इनसिक्योर होगा, उसको सेफ्टी नहीं मिली हुई होगी तो उसको फ़ोबिया हो जाएगा। जैसे हाइड्रोफ़ोबिया काफ़ी लोगों को होता है। उसके बाद अगर किसी शख्स को लव और बिलॉन्गिंगनेस नहीं मिलती, वो किसी रिलेशनशिप के अंदर नहीं आता, चाहे फ्रेंडशिप का हो, कम्युनिटी का हो, फैमिली का हो, नहीं आता तो फिर वो क्या होता है, वो फिर एंटी सोशल हो जाता है, मतलब इंट्रोवर्ट हो जाता है, मतलब लोगों से नहीं मिलता-जुलता और अपने आप अलग-थलग होके रहता है। तो ये पैथोलॉजिकल एसोसिएशंस हैं। नंबर 4 के अंदर है एस्टीम नीड्स किस तरह फुलफ़िल होती है, जो मैंने आपको बात की थी, अवार्ड है, ऑनर है, स्कॉलरशिप है। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती तो आप डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। अगर एक शख्स को कोई चीज़ मिलती है और दूसरा शख्स अगर यही सोचने लग जाए कि भाई मुझे नहीं मिला तो वो डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। तो आपने बैलेंस अपनी लाइफ के अंदर रखना है और आपने क्या करना है, आपने भी मेहनत करनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास 5th स्टेज है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन
किस तरह पॉसिबल है, ये थोड़ा-सा समझने में प्रॉब्लम होती है। देखिए जी, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन ज़रूरी नहीं है कि अल्लामा इकबाल या कायद-ए-आज़म की थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग जो है क्या बने, कंट्री बने और अब आप भी उसी तरह की सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की तरफ चले जाएँ। आपने सबसे पहले अपना जो है टैलेंट, हिडन टैलेंट को आइडेंटिफ़ाई करना है, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानना है। फिर उसी क्रिएटिविटी के अंदर आपने उस लेवल तक चले जाना है कि आप अपना 100 और 100 पोटेंशियल जो है यूज़ कर सकें। देन यू कैन रीच द सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। अगर किसी शख्स की सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नहीं थी तो वो आइसोलेशन हो जाता है, एलिनिएशन हो जाता है, मतलब बिल्कुल कट के रह जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसकी। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म, जो अब्राहम मास्लो की थ्योरी थी उसके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म आया है। तो उसके अंदर अब ये तो जितनी भी मैंने बातें की हैं, जितनी भी मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई हैं, वो सारी मैंने बताई हैं अब्राहम मास्लो के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि किस तरह आप चीज़ें कर सकते हैं, बट इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है। तो क्रिटिक्स तो हमेशा हर जगह के ऊपर होता है। अब अब्राहम मास्लो की थ्योरी के ऊपर 2 क्रिटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कैन वी एक्चुअली फॉर ऑल केस डिस्ट्रीब्यूट एंड नीटली ऑर्डर दीज नीड्स? क्या जी हम जितने भी केसेस हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन ऑर्डर के हिसाब से? इन ऑर्डर मतलब ये जो नीड्स हैं, इन नीड्स के हिसाब से जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं, क्या हम इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या एक नीड लाज़मी है दूसरी नीड को हासिल करने के लिए? जिस तरह बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जिनके पास खाने का पैसे भी नहीं होते, लाइट भी नहीं होती, मगर वो मेहनत ऐसी करते हैं कि वो जो है एस्टीम तक पहुँच जाते हैं। तो क्या यही बात कह रहा है, क्या ज़रूरी है कि इन ऑर्डर्स के अंदर नीड्स पूरी हों? बट ये देखें, ये इसी सेंस के अंदर मैंने क्रिटिक्स भी आपके सामने इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी दी। दूसरी क्या है जी, देयर इज़ अ लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट द मास्लोज़ व्यूज़ ऑफ रैंकिंग नीड्स। अब जो मास्लो ने रैंक्स बनाए हुए हैं ना, 5 रैंक्स बना दिए हैं, 3 स्टेजेस बनाए हुए हैं, तो उन्हें ये इसके अंदर जो है ना लिटिल एविडेंस हैं कि भाई किस तरह ये सपोर्ट करते हैं। साइंटिफिक एविडेंस बहुत कम है, ठीक है। तो ये जो है क्रिटिक्स हैं अब्राहम मास्लो की थ्योरी के ऊपर। सो होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ we are going towards the practice MCQs, and there are 10 MCQs. You have to pause the video and write your answers on your notebook. So, are you ready for the MCQs? So, let's begin. ये रहे जी आपके 5 MCQs. काइंडली ये वीडियो को पॉज कीजिए एंड यू कैन राइट योर राइट ऑप्शंस ऑन योर नोटबुक. This is your and other MCQs. You have to write the right options on your notebook. So hopefully you have write all the right answers on your notebook. It's time to check your all answers. तो जी ये रहे आंसर कीज. You have to write at least 8 questions. अगर आपके ये मार्क्स हैं then you are getting benefit from this video. Or if you have any question regarding the answer keys, you can ask me if you are not able to understand. और अगर आप यही वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अपने राइट ऑप्शंस मिल जाएंगे. काफ़ी मैं MCQs जो हैं वो ऐसे बनाता हूँ जो मैं सिर्फ बोल रहा होता हूँ, कहीं पे चीज़ लिखी हुई नहीं होती वो, ताकि जो है मुझे पता चल सके कि आपकी अटेंशन्स कितनी है और आप वो पॉइंट्स नोट कर सकें. So जी, in last, thanks for watching. Like and subscribe my YouTube channel, that is free learning for all exams. Or if you have any question, you can ask me. Or if you want to enroll in this course, then you can also contact me on my given number. Inshallah Ta'ala, we will meet with new video. Till that time, Khuda Hafiz. Bye bye.